आज से 2 रोज कबल यानी 5 अगस्त को ही 5 अगस्त 2019 की सालगिरह यानी वो रोज जिस दिन दफा 370 और 35A को हटाकर रियासत जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उसकी सालगिरह थी। आज 7 अगस्त को भी एक खास दिन है। आज के रोज मनोज सिन्हा मुकम्मल करते हैं अपना 4 साल का टेन्योर बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में। लेकिन बात इससे भी बड़ी है। बात यह है कि आज के रोज मनोज सिन्हा बन जाते हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर की गैर मौजूदगी में बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड लंबा तरीन वक्त जम्मू कश्मीर में दिया हो, यानी 4 साल मुकम्मल किए हों। ये आज से पहले किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को ऐसा एजाज़ हासिल नहीं है। कैसा मंजरनामा नजर आता है, एक मुख्तसर सी बात करते हैं। मेरा नाम जफर चौधरी है। इस साल मैंने देखा जब 5वीं सालगिरह थी अगस्त 2019 की, तो कुछ जो सेलिब्रेशंस हैं वो बहुत ही कम सतह के ऊपर और बहुत ठंडी सी सेलिब्रेशन थी। सेलिब्रेट करता कौन है? ये सरकारी लोग करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं, और बीजेपी के साथ हम आंगी रखने वाले जो आज़ाद लोग हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं। शुरू के 1-2 साल तो इन्होंने बहुत हद तक सेलिब्रेट किया। पहली सेलिब्रेशन के ऊपर, पहली जो एनिवर्सरी थी 2020 की, उस पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिजिटल मीडिया से नया कंटेंट क्रिएट किया गया। उसमें बताया गया कि देखिए जो जो तब्दीली जम्मू कश्मीर रियासत के लोग यूनियन टेरिटरी के लोग बनने के ऊपर जो है वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह प्रोड्यूस की गई और सरकारी सतह के ऊपर कई प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इसको कौमी सतह के ऊपर बताया जाता है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि रियासत में तब्दीली आ गई, जो दरअसल हकीकत नहीं है। ये तो सिर्फ सरकारी और बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग वही सेलिब्रेट किया करते थे। लेकिन आज 5वें साल सूरत हाल ये है कि वो भी सेलिब्रेट करना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि 370 हट गया, बात सुन ली, 35A हट गया, बात सुन ली, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन मरकज के साथ होगी, ये बात भी समझ में आ गई। मरकजी सारे कवानीन जो हैं वो जम्मू कश्मीर में सीमलेसली फ्लो करने शुरू हो गए, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि 6 साल मुकम्मल हो गए इस साल जून में कि कोई चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा के लोगों का डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें आम शहरियों का कोई एक्सेस नहीं है, जैसे मुल्क भर के बाकी लोगों को जो एक्सेस है। दूसरी चीज ये कि एक तारीखी रियासत, पौने 200 साल की जिसकी तारीख है, उसको छोटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके सारे अख्तियारात जो है मरकज के हाथ में दे दिए गए। तो लोग कहते हैं कि जो रियासत बहाल करने का वादा था उसका क्या हुआ? तो लिहाजा अगर आज आप बड़े पैमाने के ऊपर कहें कि हम 5 अगस्त की जो सालगिरह है उसको सेलिब्रेट करें, तो वो थोड़ा सा इंसल्टिंग सा लगता है। इस साल जून में, इस साल यानी 2024 में 6 साल मुकम्मल हो गए जून के महीने में मरकजी रूल के अंदर जम्मू कश्मीर को, यानी पहले गवर्नर रूल के अंदर रहा, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक नया निज़ाम बन गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहकर चला रहे हैं। पहली बार ऐसे हुआ था कि 1990 से लेकर अक्टूबर, जनवरी 1990 से लेकर अक्टूबर 1996 तक इसी तरह से सेंट्रल रूल रहा था। और तब जम्मू कश्मीर ने रिकॉर्ड कायम किया था नेशनल लेवल के ऊपर बतौर पहली ऐसी रियासत जिसमें इतने लंबे वक्त तक मरकजी रूल, यानी गवर्नर का रूल या प्रेसिडेंट रूल, उसको आप टेक्निकली जैसे भी आप बयान करना चाहें, यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर की गैर मौजूदगी के अंदर जो एक काम करने का तरीका है, उसमें पौने 7 साल जम्मू कश्मीर ने जब गुजारे तो मुल्क में वाहिद ऐसी रियासत बन गई। इस साल अगर इलेक्शन वक्त से हो जाते हैं तो शायद 6 साल मुकम्मल करने के बाद कुछ महीनों के अंदर पुराना रिकॉर्ड जो है वो नहीं टूटेगा, वरना हो सकता है कि पुराना रिकॉर्ड भी टूट जाए। मैं मनोज सिन्हा की बात कर रहा था कि उनका रिकॉर्ड 4 साल का कैसे मुकम्मल हुआ। जब जनवरी 1990 में गवर्नर रूल लगा था तो एक ही गवर्नर मुसलसल पौने 7 साल तक नहीं रहे थे। 19 जनवरी की बात है, जब जगमोहन ने बतौर गवर्नर यहाँ पे अपने आप को इनाग्रेट किया, उन्होंने साइन अप किया, उससे कुछ घंटे पहले फारूक अब्दुल्ला ने बतौर चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त के जो गवर्नर थे केवी कृष्णा राव, वो भी इस्तीफा देकर चले गए थे। जगमोहन का जो टेन्योर है इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो कुछ ही महीने रहा। उसके बाद उनको रिप्लेस करके गिरीश चंद्र सक्सेना, जो रॉ के चीफ भी रह चुके थे पहले, उनको गवर्नर बनाया गया। सक्सेना 1993 मार्च तक रहे और फिर केवी कृष्णा राव को वापस बुलाया गया बतौर गवर्नर। केवी कृष्णा राव फौज के बड़े सरबराह रह चुके हुए थे। उनका ये था कि शुरू के 5-6 महीने उन्होंने अपना जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ है, स्टेबिलिटी है, उसको इस्टेब्लिश वगैरह किया। लेकिन उसके बाद मुसलसल उन्होंने मरकज के साथ जो ये बात करनी शुरू कर दी कि ये जो आपने सीन बना के रखा है जम्मू कश्मीर में, ये लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला है। आप कोई तरीकाकार
अधिकार अख्तियार करें कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बहाल हो। तो लिहाजा 1996 के इसी मौसम में, इसी माहौल में जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद, 6 साल गवर्नर रूल लगे रहने के बाद जो है वो इंतखाबात हुए और नई गवर्नमेंट जो है वो बैठी जब अक्टूबर के महीने में, तब जो कृष्णा राव है उनको 3 साल से कुछ ही महीने ज़्यादा हुए थे बतौर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिनके पास एब्सोल्यूट पावर रही हो, कॉन्स्टिट्यूशनल और जो एग्जीक्यूटिव सारी पावर एक्सरसाइज वो करते रहे हों इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लेकिन मनोज सिन्हा को वो जो कृष्णा राव का रिकॉर्ड है वो भी आज टूट जाता है जब ये अपने 4 साल मुकम्मल करते हैं। जिन हालात में यहाँ पे आए थे उनके ऊपर एक नज़र डालनी बड़ी ज़रूरी है, तभी हम थोड़ा सा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंजर किस तरह से नज़र आता है। दरअसल जून 2018 में जब महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट को गिराया गया, तब यहाँ पे गवर्नर एन वोरा थे जो अपना 10वां साल लगभग कंप्लीट कर चुके थे और चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास थे। कुछ ही रोज के बाद 2 या 3 दिन के अंदर BVR सुब्रमण्यम, एक ऐसे IAS ऑफिसर जो 2 प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस में काम कर चुके थे, यानी PMO की फंक्शनिंग किस तरह से होती है उनको बड़ा अच्छे तरीके से उसका अंदाजा था। मध्य प्रदेश काडर के वो ऑफिसर थे, लेकिन जब स्टेट का डिवीजन हुआ तो अब वो छत्तीसगढ़ में जा चुके हुए थे, वहां पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट थे, उनको भेज दिया गया जम्मू कश्मीर में। 2 रोज के बाद वो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए और भारत भूषण व्यास को बना दिया गया एडवाइजर टू द गवर्नर। अब वोरा जो है वो एक अलग तबीयत के आदमी थे, 10 साल यहाँ पे वो रह चुके हुए थे, एक पुराने ब्यूरोक्रेट थे। आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपना एक जो फेज आउट है वो उसको देख रहे थे कि शायद मुझे अब 3rd टेन्योर की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तो मैं जाऊंगा। सुब्रमण्यम आए थे, सुब्रमण्यम को शायद हो सकता है पता होगा कि उनका यहाँ पे आना, उससे पहले महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट का गिरना, ये एक किसी लंबी चीज की तैयारी का एक हिस्सा है। हो सकता है कि शायद इसका पता NN वोरा को और बीबी व्यास को ना रहा हो। जब वोरा यहाँ पे थे और अगस्त तक वोरा थे, जून से लेकर जून में सरकारी जो सरकार है वो गिरी है, उसके बाद अगस्त तक थे, यानी 2 महीने वो उसके अलावा और रहे। उन 2 महीनों में वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट या एंगेज सुब्रमण्यम के साथ नहीं करते थे, वो ज़्यादा ऑपरेट करते थे। यहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर थे, उस वक्त फाइनेंस के सेक्रेटरी थे नवीन चौधरी, उनके ज़रिए वो ज़्यादा इंटरेक्ट किया करते थे। अगस्त के महीने में जब गवर्नर रिप्लेस हुए, नए गवर्नर आए सत्यपाल मलिक साहब, उनको आज बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बड़े मंजूर नज़र हैं, वो बहुत सारे लोगों के दिल के चहते वो बने हुए हैं, लेकिन उस वक्त वो एक मुख्तलिफ शख्स हुआ करते थे। सत्यपाल मलिक जब अब क्योंकि चीफ सेक्रेटरी हैं सेक्रेटरीट में और सत्यपाल मलिक हैं राजभवन में, इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं है, अगले साल क्या होने वाला है इसका तो किसी को कोई खास पता नहीं है, लेकिन शायद एक शख्स को या 2 शख्स को पता था कि क्या तैयारियां चल रही हैं। तो लिहाजा BVR सुब्रमण्यम ने जो अपनी एक जो ग्रिप है पूरी वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस्टेब्लिश कर ली, रियासत का सारा कामकाज वो संभालने लगे और सत्यपाल मलिक को इसमें कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं था। वो अपने खुश रहते थे, तकरीरें वगैरह करनी, स्टेटमेंट्स वगैरह देनी, वो सारी चीज़ें इस तरह से किया करते थे और वो सिस्टम जो है वो उनके पास रहा। आज सत्यपाल मलिक को लेकर रियासत के बहुत सारे लोग हैं, खास करके कश्मीर वैली में उनका नज़रिया कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि वो हर आए दिन मोदी को और शाह को वो गालियां देते हैं। उस वक्त जब वो यहाँ पे गवर्नर थे तो जो रियासत के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो इलेक्टेड हों या अनइलेक्टेड हों, जो लोगों के सेंटिमेंट्स को, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हों, यानी जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो उनको हर आए दिन, यानी नाश्ते में, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने से पहले वो उनको गालियां दिया करते थे। ऐसा लगता था कि जब सत्यपाल मलिक यहाँ की जो सियासी क़यादत है उनको वो गाली ना देते हैं तो उनको खाना हजम नहीं हो सकता। एक बार तो वो यहाँ तक निकल पड़े कि करगिल में एक तकरीब से वो एड्रेस कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने मिलिटेंट्स को अपील कर मारी। उन्होंने कहा कि आप क्या जो आम शहरियों का कत्ल करते हैं, लोगों को आप मारते हैं, ये जो सियासी लोग हैं ये इतने करप्ट हैं, आप इनको क्यों नहीं मारते। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, तो इस तरह से मैंने ये बात कर दी, क्योंकि मैं बात करना चाहता था मनोज सिन्हा के बारे में, तो उससे पहले क्या है तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि क्या होता है। अब 5 अगस्त 2019 को सारी चीज़ें हो गई, उसको दोहराना कुछ ज़रूरी नहीं है। आपने इस 5 साल के दौरान उसके बारे में बहुत सारी बातें समझ भी ली और महसूस भी कर ली, सुनी तो थी ही बहुत ज़्यादा।
लेकिन अक्टूबर के आखिर में यानी जो 31 अक्टूबर को अब फॉर्मली रियासत ने जो है वो एक तारीख बन गई और यूनियन टेरिटरी जो है उसने अपनी शक्ल और सूरत अख्तियार करनी शुरू कर दी। अब पहले यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी तारीख में एक नाम रहेगा, वो आ गए गिरीश चंद्र मुर्मू। वो उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट थे, यानी जिस तरह से यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम थे, एक आध बैच उनसे सीनियर होंगे या बैचमेट ही हो सकते हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट थे, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट भी नहीं थे, वो शायद एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी थे, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में दूसरी या तीसरी सतह के ऊपर वो मरकज में थे। वो बन के आ गए जम्मू कश्मीर जैसी तारीखी रियासत के अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहां पे उनसे पहले NN वोरा जैसे लोग, BK नेहरू जैसे लोग, भगवान साय जैसे लोग और LK झा जैसे लोग कामकाज कर चुके हों। जगमोहन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थे। उन सबको जो है उस कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए आ गए मुर्मू आए, क्योंकि वो पहले से ब्यूरोक्रेट थे। जम्मू कश्मीर के सेंसिटिविटीज, बाकी सारी चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। जिस पोजीशन में वो आए उस पोजीशन का भी उनके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो लिहाजा जो BVR सुब्रमण्यम है, अख्तियारात जो है वो सख्ती के साथ सारे रखे उन्होंने अपने पास ही। मुर्मू ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं जताया। उनको ये लगता था कि जो BVR हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के हैंड पिक्ड हैं और मैं भी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का हैंड पिक्ड हूँ। उनको भी किसी खास जिम्मेवारी के साथ यहाँ पे भेजा गया है, मुझे भी किसी खास जिम्मेवारी के साथ भेजा गया है। तो लिहाजा वो अगर अपना कामकाज संभाल रहे हैं तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब ये बाबूशाही में क्या होता है कि जब ऑफिसर जितना बड़ा होने लगता है, उसकी हायरार्की में जो नीचे लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग उसके मंजूर नज़र होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नज़र में खटकते रहते हैं। तो लिहाजा दो किस्म के लोग बन जाते हैं, दो किस्म की लॉबी बन जाती है। तो एक बड़े पैमाने के ऊपर बहुत सीनियर ऑफिसरान यानी सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक बहुत सारे लोग हैं जो सुब्रमण्यम के मंजूर नज़र थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे सीनियर लेवल के ऊपर जो सुब्रमण्यम के मंजूर नज़र नहीं थे। उन्होंने ग्रेजुअली क्या किया कि ऐसे कैसे चलेगा, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है आपकी एक मिनिस्टर के साथ नहीं बनती, आप दूसरे मिनिस्टर के साथ बात कर सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर के पास जा सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ अपने मामलात का कोई भी एजिटेट करना है आपने कर सकते हैं, या कोई राय मशवरा आपने लेना है वो भी ले सकते हैं। लिहाजा ये तबका जो ऑफिसरान का था जो सुब्रमण्यम के मंजूर नज़र नहीं थे, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रुझान करना शुरू कर दिया राजभवन का और जाकर मुर्मू साहब को बताना शुरू कर दिया कि जनाब ये जो नया निज़ाम यहाँ पे बना है, यहाँ पे ताकत का सरचश्मा यानी जो फाउंटेन हेड ऑफ पावर है वो राजभवन है, लेकिन जो शॉट्स हैं वो कॉल किए जा रहे हैं सारे सेक्रेटरीट से। आप अपनी पावर को थोड़ा सा अपने अख्तियार को आप अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। तो जो मुर्मू हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ हरकत करनी शुरू कर दी। उन्होंने भी कुछ चीज़ों में दखल अंदाजी अमल दखल करना शुरू कर दिया कि पता चले कि गवर्नर वो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं और BVR उनके सबॉर्डिनेट हैं। ऐसे करते करते जो राजभवन की बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंटरवेंशन आ गई, यानी सरकारी सतह के ऊपर कोई चीज़ हो रही है और पता चला कि ये जो लोग हैं अब मुर्मू के इर्द गिर्द जो बड़े ऑफिसरान हैं उनको बताते हैं, देखिए ये जो सुब्रमण्यम वाली लॉबी है ये उन्होंने कोई चीज़ कर दी है। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनको रिवर्स भी करवाना शुरू कर लिया गया। अब इसके बीच में कुछ ऑफिसरान ऐसे थे जिनको किसी लॉबी का हिस्सा नहीं बनना था, ना वो राजभवन की लॉबी का हिस्सा थे, ना वो सेक्रेटरीट की लॉबी का हिस्सा थे, लेकिन वो दोनों तरफ से पिट जाते थे। सेक्रेटरीट वाले यानी जो चीफ सेक्रेटरी के साइड से जो लोग हैं वो समझते थे कि ये राजभवन के खास हैं, तो वो भी इनको पिटाई कर देते थे, और राजभवन वाले सोचते थे ये शायद उस तरफ के हैं, तो वो भी उनकी पिटाई कर जाते थे। कोविड का भी इसमें जो है पेंडेमिक है, बहुत एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन थी, और उसमें ये दोनों ऑफिसरान का पता, ये दोनों जो मरकज हैं पावर के यानी राजभवन और सेक्रेटरीट, इसका बहुत सारे मौके ऐसे थे जिन पे ये लगता था कि ये दोनों एक पेज के ऊपर नहीं है। एक बार कोविड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को लेते हुए किसी ऑफिसर ने चीफ सेक्रेटरी की सलाह या मशवरा के साथ या अपने लेवल के ऊपर कोई एक बेहतरीन निज़ाम पैदा किया कि जिसमें यानी कोविड है, आप बाहर नहीं आ सकते, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आपको किडनी का डायलिसिस करवाना है या आपका कीमोथेरेपी का सेशन है, आपकी प्रेगनेंसी में आपकी डिलीवरी है, तो उस सूरत में क्या किया जाए। तो उन्होंने कॉल सेंटर जैसा इस्टेब्लिश किया और यहाँ पे लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इंतज़ामात कर लेगी कि उनको अस्पताल में किस तरह से ले जाया गया। ये चीज़ प्रेजेंट हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ की सराहना कर दी, होम मिनिस्टर ने सराहना कर दी, और एक दूसरी रियासत की सरकार के लोगों को बोल दिया कि आप जम्मू कश्मीर के फलां ज़िला से जाकर मशवरा ले लें कि उन्होंने ये किस तरह से किया है, आप भी इसको अपने वहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करें।
अब यहाँ पे ये जो राजभवन की लॉबी थी, तो इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताया कि देखिए जी ये तारीफ बटोर के सारे, तो इन्होंने वो जो एक मैकेनिज्म बना था उसी को ही इन्होंने बंद करवा दिया। सख्त सी चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा कि आप हमारे मशवरा के बिना ये कैसे कर सकते हैं, उसको बंद करवा दिया। एक बार यहाँ पे हो गया कि एक ऑफिसर हैं, वो शायद पता नहीं एक तरफ भी अलाइंड नहीं थे या दूसरी तरफ भी अलाइंड नहीं थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी के नाम और उन्होंने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। ये मनोज द्विवेदी थे, एक सीनियर ऑफिसर, जम्मू कश्मीर कॉर्डर के ऊपर बांध थे ये। इन्होंने कहा मुझे छुट्टी चाहिए, मैं बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, डिप्रेशन में जाने के मेरे हालात कुछ बन गए हैं, जो मौजूदा हालात हैं मैं उनमें काम नहीं कर सकते। ये अब मैं किसी जराये के हवाले से नहीं है कह रहा हूँ, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी जो पब्लिक में आ गई। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के नाम ही चिट्ठी लिखकर उन्हीं को ही इल्जाम दिया कि आप जिस तरह से मेरे साथ डील कर रहे हैं उस तरह से मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक काम कर सकता हूं, तो लिहाजा आप मुझे छुट्टी पे भेज दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक मर्तबा आपको याद रहे कि मैंने आपके साथ कुछ बात की थी, कुछ कागजात का जिक्र चला, तो आपने मुझे कहा कि उन कागजात को आप गोल करके फलां जगह पे दे दीजिए, यानी अनपार्लियामेंट्री अल्फाज का इस्तेमाल भी हो गया। तब जाकर ये लगने लगा कि जम्मू कश्मीर जो है ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये एक मयान बन चुका है और इस मयान के बीच में दो तलवारें हैं और दो तलवारों का अब इकट्ठे ऑपरेट होना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। दोनों में से कोई एक ही रहेगा यहाँ पे, या मुर्मू रहेंगे या सुब्रमण्यम रहेंगे। 2 हफ्ते के बाद देखा कि यही जो सेक्रेटरी थे जिनकी ये चिट्ठी थी, उनको एक अच्छी पोजीशन के ऊपर उनकी पोस्टिंग होगी, तो पता चला कि ये तो आप ये इसी तरह से कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो लिहाजा चलते चलते जब 5 अगस्त 2019 की जो पहली एनिवर्सरी थी, यानी 5 अगस्त 2020 को, तो वो एनिवर्सरी इस तरह से कुछ ठंडी पड़ गई। सुबह से आपने देखा ट्विटर हैंडल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, 50 ट्विटर अचानक से सरफेस हो गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि बहुत अच्छा हो रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन शाम के चलते चलते पता ये चला कि मुर्मू साहब को मरकज़ में रिकॉल कर दिया गया है और उनकी जगह तैनात किया गया है नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तो अब आपके सामने एक कॉन्टेक्स्ट है कि मनोज सिन्हा ने कहां से टेक ओवर किया। 7 अगस्त 2020 को सिन्हा यहां पे आ गए। उस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा लोगों को मनोज सिन्हा की जानकारी नहीं थी, तो जब कुछ खोज के लोगों ने देखा, पता चला कि ये जो उससे पहली गवर्नमेंट है 2014 से 19 तक की, उसमें ये मरकज़ में मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं। उत्तर प्रदेश से ये आते हैं, बड़े मजे हुए सियासतदान हैं और सुलझे हुए सियासतदान भी हैं। लोग अटकलें लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट आता है या जम्मू कश्मीर में गवर्नर आता है, डीजी आता है। हाँ जी, ये प्राइम मिनिस्टर का मंजूर नज़र है या होम मिनिस्टर का मंजूर नज़र है। तो उस वक्त मनोज सिन्हा के बारे में भी बहुत सारी बातें की जाती थी। बाद में एक इंटरव्यू में पिछले साल इन्होंने खुद ही बताया कि इनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ सारी मुलाकातें जो हैं वो वही रही हैं जिनको कहते हैं फॉर्मल मीटिंग्स, औपचारिक मुलाकातें रही हैं। दरअसल ये अमित शाह के संपर्क में, अमित शाह के कांटेक्ट में जो है, जब वो यूपी के इंचार्ज थे उस दौरान आए थे। तो इस तरह से चलते चलते इनका जो एक बड़े पैमाने के ऊपर जब ये सियासत में गए तो इस तरह से गए। तो शायद ये उन्हीं का फैसला था कि मनोज सिन्हा को ही जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा जाए। अब जो सबसे पहला काम इन्होंने किया, इसमें एक चीज़ का मुझे ख्याल है, एक चीज़ का बड़ा अंदाज़ा है कि आप किसी बड़े पॉलिटिकल फंक्शनरी का, किसी गवर्नर का, प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, अगर आप उसकी तारीफ में 4 अल्फाज बोलना चाहें और आप अपने आप को समझें कि आप फिल वाक़या एक जर्नलिस्ट हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। ज़ुबान सूख जाती है, गला सूख जाता है और ज़ुबान थोड़ी पीछे पीछे खींचनी शुरू हो जाती है। बावजूद उसके भी अगर 4-6 चीज़ें अगर आप ऑन रिकॉर्ड लाएं तो हो सकता है कि सुनने और देखने वाले आपको लेबल कर दें गोदी मीडिया। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बयान किया है उसमें अगर मनोज सिन्हा को एग्जामिन किया जाए तो मुझे ये कहने में ज़रा बार भी संकोच नहीं है कि इनका जो 4 साल का टेन्योर है वो बहुत बेहतरीन टेन्योर रहा। उसका अगर कंपैरिजन उससे पहले से किया जाए वो बहुत बेहतरीन, कई चीफ मिनिस्टरों के दौर से भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो टेन्योर बहुत बेहतरीन हुआ। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि जब आप कहते हैं कि मनोज सिन्हा का टेन्योर अच्छा था, तो आपको ये याद रखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की अख्तियारात कितने होते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर, उनकी खुद मुख्तारी जो है वो कितनी होती है। शेख अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक हर चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि हमारे कामकाज में मरकज़ की तरफ से रेगुलर तौर के ऊपर जो है वो मुदाखलत होती रहती है। 2010 में उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था जब हालात ख़राब थे कि मैं सुबह जब उठता हूं तो मुझे पता चलता है कि एक नया ज़िला में कर्फ्यू लगा हुआ है,
जबकि मेरी हिदायत नहीं होती हैं कर्फ्यू लगाने के लिए। पता चलता है कि होम सेक्रेटरी खुद ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को टेलीफोन करके बता के डिप्टी कमिश्नर से हिदायत जारी करवा के तो कर्फ्यू लगवा लेते हैं। चीफ मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन को इस हद तक बाईपास किया जाता है। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो एक बिग टिकट प्रॉमिस के साथ चीफ मिनिस्टर बनकर आए, और वो अक्सर ये कहा करते थे कि मेरे साथ पूरे मुल्क का मैंडेट है, क्योंकि मुल्क का मैंडेट नरेंद्र मोदी को हासिल है और नरेंद्र मोदी की सपोर्ट मुझे हासिल है, तो लिहाजा मैं एक बहुत ही डायनेमिज्म यहाँ पे सिस्टम में लाऊंगा। जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहे उस दौरान के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, हालांकि जितने डीजीपी जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं, के राजेंद्रा उनमें से एक बेहतरीन ऑफिसर बतौर डीजीपी यहाँ पे रहे। मुफ्ती साहब ने कई महीनों तक अपने डीजीपी के साथ मुलाकात ही नहीं की, उनको ऑडियंस ही नहीं दिया, उनको इंटरव्यू ही नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि उनके चीफ मिनिस्टर बनते बनते 2 हफ्तों के अंदर ही राजेंद्रा ने कुछ फैसले ऐसे ले लिए जिनके लिए हदायत जो है वो मरकज से बराह रास्त उनको आई थी, और चीफ मिनिस्टर को उसमें जो है वो नहीं बताया नहीं गया हुआ था, उनको इंक्लूड नहीं किया गया हुआ था उस मशवरे में। महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर बनी तो उनके जो एडिशनल डीजीसीआईडी, अब डीजीसीआईडी पुलिस के अंदर एक ऐसे ऑफिसर होते हैं जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमोबेश लगभग हर रोज 2 बार नहीं तो 1 बार चीफ मिनिस्टर के साथ जरूर मुलाकात करते हैं, और जब गवर्नर रूल होता तो गवर्नर से 1 बार जरूर मुलाकात करते हैं, उनको सारी फीडबैक देते हैं कि चल क्या रहा है। तो उनके जो एडीजी सीआईडी थे, महबूबा मुफ्ती ने उनके जरिए कभी उनको एंगेज ही नहीं किया, कभी किया, उनके साथ डील ही नहीं किया। उनके जो सेकंड इन कमांड थे वो उनके साथ डील किया करते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि ये मरकज की हिदायत शायद ज्यादा लेते हैं। जब चीफ मिनिस्टर्स की ये मजबूरियां रही हों कि मरकज से आप हिदायत लें, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मरकज के ही डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने तो बिना किसी रेजिस्टेंस के वही सारे कामकाज करने हैं जो मरकज ने उनको बताए हैं कि आपने ऐसे करने हैं। अब 2019 के बैकड्रॉप में अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि होम मिनिस्ट्री ने, मरकज ने एक चेक लिस्ट बनाई होगी, और वो चेक लिस्ट जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को दी होगी कि ये पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर आपने ये सारी चीजें अचीव करनी है। तो उससे 2019 के बाद जो सियासी तौर के ऊपर तवक्कात आप एक किसी सरकार से रख सकते हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो बात छोड़िए, जब आने वाले चीफ मिनिस्टर आएंगे उनके पास भी इतनी ज्यादा खुद मुख्तारी नहीं होगी, क्योंकि आपने देख ही दिया कि जो कवानीन हैं उनमें कितनी ज्यादा तब्दीलियां होगी। तो लिहाजा मनोज सिन्हा ने सबसे पहले ही आते क्या किया कि जो ब्यूरोक्रेसी को जो है वो एक सिंगल पेज के ऊपर लाया। अगर किसी को बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मैंने 5 अगस्त करवाया या मैं मरकज के बहुत नज़दीक हूं, मैं ये चीज़ अकॉम्प्लिश कर सकता हूं, फलां ये नहीं कर सकता, उन्होंने ये चीज़ जो है वो होने नहीं दी। उन्होंने एक सिंगल पेज के ऊपर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बाहर से बहुत सारे ऑफिसरान आ गए, लेकिन जैसे वो मैंने बताया वो उसी चेकलिस्ट का हिस्सा थे। वो एक डिसिप्लिन जो है और एक हायरार्किकल सिस्टम जो जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, वो उन्होंने चेन ऑफ कमांड है वो इस्टेब्लिश कर दी। बहुत सारी चीजें ग्रास रूट लेवल के ऊपर करवानी शुरू कर दी, यानी जो पंचायत अब एक ऐसा छोटा सारा इंस्टीट्यूशन आपके पास रह गया है जिसको मरकजी बड़े लीडर ऐसे प्रेजेंट करते थे कि ये जैसे एक रिप्लेसमेंट है लेजिस्लेचर की, इलेक्टेड गवर्नमेंट की। लेकिन चलिए, एक ऐसा इदारा तो था जिसमें लोगों की तवक्कात शामिल थी और जिसमें लोगों का एक जो मैंडेट है उसमें शामिल था। तो लिहाजा पंचायत को ब्यूरोक्रेसी को अच्छी तरह से बोल के उनको लाइन अप करके पंचायत को जो है बेहतरीन तरीके से एम्पावर करना शुरू कर दिया। यानी पंचायत में अगर आप सरपंच के पास देखें तो वो इतना एम्पावर हो गया कि एक एमएलए के अगर आप 4-5 हिस्से कर लें तो एक सरपंच के पास उतनी ताकत आनी शुरू होगी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इदारे हैं उनको भी एम्पावर किया। जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बताया कि आपने इनकी बातें सुननी है। म्यूनसिपल जो गवर्नेंस है उनके साथ भी उन्होंने एंगेज करना शुरू किया। यानी कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की गैर मौजूदगी में, लेजिस्लेचर की गैर मौजूदगी में एक सेम्बलेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन आप जितना बेहतरीन तरीके के साथ कर सकते हैं उसको आपने पुल करने की किसी हद तक कोशिश की। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपके डिसिप्लिन में आ गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आपने अटेंशन देनी शुरू कर दी कि यूनिवर्सिटी के उसमें होता था कि पहले राजभवन से ही चांसलर और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो है चीफ मिनिस्टर चांसलर होते थे, लेकिन कहीं पे आपका वाइस चांसलर मंजूर नज़र है, कहीं पे नहीं है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आया करती थी। वहाँ पे भी एक सेंट्रल चेन ऑफ कमांड जो है वो होना शुरू हो गया। पुलिस के अंदर 2 पावर सेंटर ऑपरेट होने शुरू हो गए, क्योंकि उनमें से दोनों का मरकज में मुख्तलिफ तरीके से उनकी एंगेजमेंट थी, उनके रिलेशनशिप थे, लेकिन उसका जो फॉल आउट है, जो रोज़मर्रा की पुलिसिंग है, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा नहीं होने दिया। ऐसी जो उनकी लीडरशिप है उन्होंने वो प्रोवाइड करनी शुरू कर दी।
ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अगर आप टॉप से, ब्यूरोक्रेसी का बार बार जिक्र इसलिए आता है कि जब जब दूसरा सिस्टम नहीं है तो यही है जो रियासत को चला रहे हैं, उसका बार बार जब जिक्र आता है तो उसमें कुछ लोग ऐसे इमर्ज हो जाते हैं कि ये फेवरेट हैं राजभवन के, ये चीफ सेक्रेटरी के फेवरेट हैं, ये ज़्यादा पावरफुल हैं, वो कम पावरफुल हैं, तो लिहाजा वो चीज़ उन्होंने नहीं होने दी। आज के दिन में अगर आप ये कहें कि कौन है मनोज सिन्हा का बहुत ज़्यादा फेवरेट या कौन है जिसको एक्सेस नहीं मिलता, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं मिलती। कुछ ऑफिसर्स की अपनी पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं या अपने इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में ना हो, लेकिन किसी को एनकरेज किया जाए या किसी को बहुत डिस्करेज किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा सिस्टम भी नज़र नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है। उसमें आते आते ही एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हो गया कि रजौरी के 3 नौजवान जो कश्मीर में काम कर रहे थे उनकी वहाँ पे हलाकत हो गई। पहले बताया कि ये टेररिस्ट हैं और ये ऑपरेशन में मारे गए, लेकिन साथ ही में बातें आनी शुरू हो गई कि वो शायद फौज के ही कुछ लोगों ने इनाम लेने के चक्कर में उनकी हलाकत कर ली। मेरे ख्याल से ये एक लंबे वक्त में पहली बार ऐसा हुआ होगा। चीफ मिनिस्टर भी ऐसा डायरेक्टली करने से या ऐसी गलती को ऑन करने से संकोच करते, क्योंकि फिर लोग बात करते कि आपके जो दौर में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। मनोज सिन्हा चले और उन तीनों जो नौजवान जिनकी हिलाकत हुई है उनके घर में चले गए, उनके माँ बाप के साथ मुलाकात की। ये एक पब्लिक एडमिशन था कि हाँ, ये हमारे लोगों से ये गलती हुई है, लेकिन हम आपके साथ ये वादा करना चाहते हैं कि जो लोग भी कसूरवार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। इन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया, उनको सज़ा मिली। वो बात अलग है कि जो कैप्टन उसमें मुलव्वस पाए गए थे वो बेल पे बाहर आ गए हैं, लेकिन सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि अख्तियारात में नहीं होती हैं। गवर्नेंस को काफ़ी हद तक एक्सेसिबल बना दिया, यानी पहले कुछ चीफ मिनिस्टर्स ऐसे रहे हैं, आप सब जानते हैं इस तरह से, कि उनके इर्द गिर्द 2-3 लोग हैं, जब तक आप उनको ओवरकम ना कर लें, जब तक आपको उनका अप्रूवल ना मिले, तो उनको क्रॉस करके आप कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों ना हो, आप कोई गवर्नमेंट में सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, आपको चीफ मिनिस्टर के पास ऑडियंस नहीं मिलता था। लेकिन मनोज सिन्हा के पास आप व्हाट्सएप के ऊपर भी रिक्वेस्ट करके मुलाकात कर सकते हैं। मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि वो चले जाते हैं, डेलीगेशन के साथ मुलाकात होती है श्रीनगर में, जम्मू में, और उसके बाद उनका वो पब्लिक दरबार, अवामी दरबार, जो ग्रीवांस रिड्रेशन सेल है, उसमें अगर कोई भी आदमी अपनी शिकायत लेकर आता है तो वो शिकायत एड्रेस हो जाती है। मजीद तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 4 साल मुकम्मल हुए हैं। ब्रॉडली ही कुछ चीज़ों के ऊपर कमेंट किया जा सकता है। करप्शन के बारे में बात होती है, क्योंकि आपने जो 2019 से पहले का जो गवर्नेंस था उसको लेकर करप्शन के बारे में कौमी सतह पे नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर इतनी बातें आपने कर दी हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, जो कि उस सतह के ऊपर थी नहीं। उसके बाद का भी किसी दिन बात होगी इस रियासत के अंदर कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन सारी चीज़ें कंट्रोल में लानी जो हैं वो मुश्किल होती हैं। हैविंग सेड दिस, एक चीज़ जो थी कि सत्यपाल मलिक की तरह मनोज सिन्हा जो एक्सेसिबिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की, डिसिप्लिन किया एडमिनिस्ट्रेशन को, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखी, ह्यूमन राइट की वायलेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं सकता जैसी चीज़ें हैं, हमने तारीख में भी इसको देखा है। सत्यपाल मलिक साहब की तरह यहाँ के सियासतदानों को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को, वो बहुत सारे लोगों की इज्जत एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ कनेक्ट करते हैं, अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। उनको गाली गलौच इन्होंने नहीं की। अगर आप उनको गाली देते हैं तो वो गाली उनको नहीं जाती, वो गाली बहुत सारे लोगों को जाती है। इन्होंने गवर्नेंस के हिसाब से बात की होगी कि पहले कुछ ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई, ज़ाती गालियां उनको नहीं दी। ये मलिक बहुत ज़्यादा गालियां देते थे, क्योंकि आप मलिक मोदी को गालियां देते हैं तो उनको वो पुरानी सारी भूल जाती हैं। तो इन्होंने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, पुराने जो बड़े लीडर्स हैं, उन सबको कभी एड्रेस किया तो एहतराम के साथ किया है। बीच में जब बातें आती हैं, क्रिटिसिज्म आता है गवर्नेंस को लेकर या कोई चीज़ को, तो उसको एड्रेस करने के लिए, यानी उसको नैरेटिव को फाइन ट्यून करने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। लेकिन एक जो नफासत होती है, एक सियासी नफासत होती है, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है, और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट के साथ इन्होंने 4 साल यहाँ पे गुजारे हैं। आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि मनोज सिन्हा या कोई भी और शख्स बतौर गवर्नर, वो कितने भी बेहतरीन क्यों ना हो, मनोज सिन्हा बेहतरीन है, वो एक्सेसिबल है, सारी चीज़ें उन्होंने बेहतर की हैं जैसे हमें, वो कितने भी बेहतरीन क्यों ना हो, वो लेजिस्लेचर का और इलेक्टेड गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते।
4 साल जब उनके पूरे होते हैं और वो 4 साल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर की गैर मौजूदगी में जब उनका तारीख बनती है कि वो पहले ऐसे शख्स हैं जो 4 साल मुकम्मल कर रहे हैं, तो उम्मीद ऐसे की जाती है कि वो एक मिसाल जो है वो जो पहले सिन्हा थे यहाँ पे एस के सिन्हा, वैसी मिसाल ना छोड़ के जाएं, जगमोहन जैसी मिसाल ना छोड़ के जाएं, वो मिसाल छोड़कर जाएं केवी कृष्णा राव जैसी, जो हर वक्त मरकज़ को जो है वो उसके पीछे लगे रहते थे कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाइए। वो मिसाल छोड़कर जाएं एल के झा जैसी या भगवान सहाय जैसी, कि उनके जाने के बाद दहाइयों तक लोग उनको याद करते रहे और कई लोग ये भी करते रहे, ये भी कहते रहे कि अगर वो चीफ मिनिस्टर का मुतबादल भी लंबे वक्त तक रहते तो शायद वो बहुत बेहतर रहते। लेकिन सिन्हा बने रहे यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो थे वो करण सिंह थे, 18-19 साल तक वो रहे। एन वोरा बतौर गवर्नर 10 साल तक रहे। एल के झा लगभग 8 साल तक रहे। सिन्हा साहब को अभी 4 साल हुए हैं, ये 12 साल भी यहाँ पे रहे, लेकिन अपनी ही देख रेख में असेंबली के इंतखाबात करवाएं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को बहाल करवाएं, फिर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें कि वो दिल्ली के साथ कितनी लड़ाई झगड़ा करके जो अख्तियारात हैं वो अपने बहाल करवा सकते हैं, रियासत को कितनी जल्दी बहाल करवा सकते हैं। ये इतना लंबा एपिसोड देखने के लिए आपका